हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं पिछले एक हफ्ते से गायब थी। कुछ स्कूल का काम था और मेरे फैमिली में एक डेथ हो गई थी, बट नो वरीज, अब से मैं वापस रेगुलर हो जाऊंगी। तो चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जियांग वानियन और जिन जिशान को एम्परर ने इन एनर्जी के ज़रिए ठीक किया था। साथ ही वांगजी का भी इलाज चल रहा था और सबको ये भी पता चल गया था कि वांगजी अभी प्रेग्नेंट है। आगे कुछ दिन बहुत ही जल्दी बीत गए, बस जख्मियों का इलाज चल रहा था। वेंजिंग खासकर वांगजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। दूसरी तरफ वांगजी के सारे जख्म भर चुके थे, बस पीठ पर दोनों कंधों के नीचे दो काफ़ी गहरे घावों के निशान रह गए थे। वो चिकित्सालय हमेशा ही बहुत सारे लोगों से भरा रहता, जो लोग जिन जिशान और जियांग वानियन को सलाह देने के लिए आते, चिकित्सा के लिए आते, उनकी सारी सेवाएं करते। इस बात से और वेनिंग जिज्ञासा से सबसे बहुत सारे सवाल पूछता रहता। ये सब वांगजी को परेशान करने लगा था। अंत में विंग से ये सब सहा नहीं गया और उसने सभी को बाहर जाने के लिए कहा। तो सुविधा के लिए वांगजी को ही उसके कमरे में जाने की अनुमति मिल गई। अभी शाम हो रही थी। वो गुचिन पर अपने हस्बैंड के लिए एक धुन बजा रहा था, जो रैबिट्स के साथ खेल रहे थे। खासकर ताओ ताओ वांगजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो उछल कूद करते हुए अपने पैर हिलाकर अपनी खुशी जता रहा था। वो बार बार छोटा सा चक्कर लगाकर वापस से वांगजी के पास आता और अपना चेहरा उठाकर वांगजी को जैसे ये बताने की कोशिश करता कि वो आज कितना खुश है। वांगजी ने भी उसे एक्स्ट्रा ट्रीट दे दी, क्योंकि उसकी गैर हाजिरी में ताओ ताओ इतना बहादुर बनकर उसका इंतज़ार करता रहा। जब रात के खाने का समय हुआ, लान वांगजी को ये पता चला कि जियांग यानली उसके महल के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जिसने तुरंत ही जियांग यानली को अंदर बुला लिया। उससे पूछा, जियांग गुनिया, बुलावा भेजते ही तुरंत आने के लिए शुक्रिया। जियांग यानली ने भी झुककर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया। यानली ने वांगजी की तरफ देखा, जो ज़मीन पर बैठकर रैबिट्स के साथ खेल रहा था। विंग ने यानली से उनके साथ खाना खाने के लिए कहा और वांगजी चुपचाप उनके साथ ज्वाइन हो गया। एम्परर वुशियान किसी ज़रूरी बात पर जियांग यानली से बात कर रहे थे, इसलिए वांगजी उनके बीच में दखल नहीं देना चाहता था। विंग ने कहा, जियांग गुनिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने काउंसिल से कहा है कि आगे से ऐसा कोई रूल नहीं होगा जहाँ पर घर का सबसे बड़ा बेटा गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। जियांग यानली ने पलकें झपकाई और फिर वांगजी की तरफ चौंक कर देखा। विंग ने कहा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, लड़कियाँ सिर्फ घर के काम संभालती है, बच्चे पैदा करती है, उनका पालन पोषण करती है। देखा जाए तो राजकाज में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, पर इस तरह से हम स्त्री और पुरुष में कभी भी समानता नहीं ला सकते, जो कि चिंगलोंग चाहते थे। वो स्त्री और पुरुष को एक साथ देखना चाहते थे, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह। और जब मैं 1000 साल तक सोया रहा, हज़ारों लड़कियों ने मेरे साथ अपनी ची एनर्जी शेयर की। उन सब के अनुभव से मैंने बस यही देखा, सबके दिल में दर्द है, अनुकंपा है। बस इतना ही नहीं, मैं तो ये भी सोच रहा था, लांझा के जैसे लोग समान हक के पात्र हैं, इसलिए वो जैसे हैं वैसे ही उनका स्वीकार होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि अब से रीति रिवाजों में ही बदलाव होगा, कुछ परंपराएं बदली जाएंगी और इसकी शुरुआत इसी से होगी। आप अपने क्लान की पहली बेटी हैं और मेरे इस निर्णय का सबसे ज़्यादा परिणाम आप पर होगा। बाद में बाइलिंग के ओयांग क्लान में भी पहली बेटी ने जन्म लिया है और उनके पास तो कोई और बेटा भी नहीं है जो वारिस बन सकता है।
जियांग यानली एक पल के लिए बिल्कुल शांत रही, जैसे बहुत गहरी सोच में हो। फिर कमर तक झुककर विंग को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस दौर में जन्म लिया। आपके शासनकाल में मुझे न्याय को लेकर कोई चिंता नहीं है। फिर भी मुझे संदेह है कि मैं अपने सेक्ट के लीडर के रूप में ठीक से काम कर पाऊंगी। ये ऐसी चीज़ है जिसे मेरी डीडी ने ज़िंदगी भर के लिए चाहा है, इसलिए मैं उसे उसके सपनों से दूर नहीं कर सकती। और मैं कोई बहुत अच्छी कल्टीवेटर भी नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मैं इस गद्दी के लिए ठीक नहीं हूँ। विंग ने यानली की बात समझते हुए नोट किया और कहा, मैं समझता हूँ, ये बात आपके लिए बिल्कुल नई है। आपने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आपके भाई को अभी यिन और यांग कोर को मेरे शिजुन के साथ कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। उन्हें ट्रेन होने की ज़रूरत है। इसलिए अगर उसे अपना कल्टीवेशन जारी रखना है तो उसे ये निर्णय लेना होगा। और मुझे एक अंदर की बात भी पता चली है, आपका भाई वेंचिंग को कोर्ट करना चाहता है, तो अब इस बात का भी उसके निर्णय पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वेंचिंग का क्लान मातृसत्ताक पद्धति को अपनाता है। मतलब वेंचिंग शादी करके बाहर नहीं जा सकती। जियांग यानली सर झुकाकर बिल्कुल सीधी खड़ी थी, पर वांगजी ने पहले ही नोट कर लिया था। वेंचिंग का नाम सुनते ही जियांग यानली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वैसे तो वांगजी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था, उसे तो जियांग वानिन पर पहले से ही शक था। जैसे ही जियांग वानिन उसके कज़न वेंचिंग के सामने आता है, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, सारी चीज़ें उधर पुधर कर देता है। और अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि जियांग वानिन अब वहाँ से नहीं छूट सकता। एक तो एम्परर के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, और दूसरा उसकी कज़न उसे बिल्कुल नहीं जाने देगी। इधर विंग जियांग यानली को समझा रहा था, अगर बात आपके कल्टीवेशन की है तो मुझे नहीं लगता ये बात आपके राजगद्दी संभालने के आड़े आ सकती है, क्योंकि आपके पिता भी पूरे क्लान में सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर होने की क्या ज़रूरत है। और मेरे पिता महाराज हमेशा कहा करते थे कि सच्चा लीडर वही होता है जो ताकतवर नहीं, बल्कि वो होता है जो अपने लोगों के कौशल और ताकत को समझता है। मैं देख सकता हूँ जियांग गुनियान, आपका दिल बिल्कुल साफ है। आप राजनीति भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप अपने क्लान के लीडर होने की जिम्मेदारी संभालती है तो आपके क्लान को ज़रूर ही इससे बहुत खुशी होगी। साथ ही आपका पूरा परिवार भी आपके साथ खड़ा होगा। जियांग यानली विंग की बातों को समझ रही थी। अब जाकर वो ठीक से सोचने लगी थी। उसने फिर से एक बार झुककर बोक किया। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ आपको सोचने के लिए समय चाहिए होगा, और हाँ, आप पर इस बात के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगर आप दिल से ये कभी भी नहीं चाहोगे कि आप जियांग क्लान के राजगद्दी को संभालें, तो आपको इस बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। साथ ही इस बारे में आपको अपने परिवार, अपने मंगेतर से भी बात करनी होगी। पर मेरे ख्याल से उनके जवाब से आप ज़रूर चौंक जाएगी। जियांग यानली ने नोट किया, साथ में विंग को वादा भी किया कि वो इस बारे में गौर से सोचेगी और फिर जवाब देगी। फिर यानली ने पूछा, महाराज, क्या ये सच है कि इस पूरे समय आप फॉक्स स्पिरिट विंग बनकर घूम रहे थे? विंग ने साय किया और कहा, देखा जाए तो हाँ, ये मेरा एक ज़रिया था अपने लोगों को अच्छी तरह से जानने का, और वैसे भी बिना मास्क लगाए मैं सबके बीच में भी रह सकता था। जियांग यानली ने मुस्कुराकर वांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल, अपने हस्बैंड को सूंघने के लिए आपको फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए महाराज। विंग ने कहा, अयो जियांग गुनियान, आप तो महाराज को चिढ़ा रही हो, और वैसे भी मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ अगर मेरा लांचा हर वक्त ऐसे महकता रहे तो। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। वांगजी
अपने हस्बैंड के गोद में चढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही जियांग यानली वहाँ से चली गई, अपने हस्बैंड की ऐसे न्यायप्रियता को देखकर वांगजी पहले ही घायल हो चुका था। तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। तभी विंग ने कहा, अरे वाह मेरे चांद, आज तो तुम बहुत बोल्ड हो गए हो। विंग वांगजी को बेड पर लिटाते हुए गहरी आवाज़ में कह रहा था। तो वांगजी ने कहा, पर तुम्हारे जितना बोल्ड नहीं। मेरे शूफू के सामने मेरे रूम में आकर मुझे सूंघ रहे थे। ये बात कहते हुए वांगजी के हाथ भी चल रहे थे। उसने तुरंत अपने हस्बैंड के कमर के इम्पीरियल बेल्ट को हटाया, साथ ही उनके आउटर रोब और उनके बाहरी वाले ताज को भी। विंग ने कहा, जानर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, और जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था तब मैं बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। इस पर वांगजी ने विंग के नेक पर किस करते हुए कहा, मुझे ये बहाना पसंद आया। तो विंग ने कहा, पर ये सच है। उसने वांगजी को जगह देते हुए अपना सर और पीछे झुकाया। साथ ही वो उससे पूछने लगा, जानर, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। वांगजी ने साय किया और विंग के आंखों के उस काले गड्ढों की तरफ देखने लगा। फिर कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ये समझ नहीं पाया कि आपने मुझे ये बात जल्दी क्यों नहीं बताई। क्या आपको ये बात मुझे बताने की इच्छा नहीं हुई? बाओशन सरन ने मुझे वार्न किया था कि अगर आपको ऐसा लगता है आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो सकती है तो इससे कर्स एक्टिवेट होगा। इसलिए मुझे तो ये समझ नहीं आया कि किस तरह से आप पर इस कर्स ने फॉक्स स्पिरिट के फॉर्म में असर नहीं किया। हो सकता है आयु का प्रोटेक्शन स्पेल था जिसकी वजह से आप पर यह कर्स असर नहीं कर रहा था और आप पूरे समय तक सही थे। विंग ने साय किया और वांगजी के बाजू पर हल्के से अपना हाथ घुमाया। उसने कहा, शिजुन ऐसा सोचती है कि हमारी सोच हमारे कामों पर असर करती है। वैसे देखा जाए तो वो सही भी है, बस कुछ हद तक। तुम्हें कर्ज से निपटने के लिए पूरी तरह से दिमागी तौर पर तैयार होना होगा। सिर्फ शरीर की ताकत बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। शायद इसीलिए मैं अभी तक इस कर्ज से नहीं छूट पाया हूँ, तुम्हारे साथ होते हुए भी। वैसे देखा जाए तो इन इम्बैलेंस के चलते मेरे माता पिता के स्वभाव में भी बहुत बदलाव आए थे। मेरी मम्मा अपने आखिरी दिनों में मेरे पिता से बहुत गुस्सा रहने लगी थी। वो हर चीज़ के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराती थी और मेरे पिता भी इसी गिल्ट में जीते थे। पर इसका परिणाम क्या हुआ? मेरे पिता ने मेरी मम्मा को अवॉइड करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर इससे बात और भी बिगड़ गई, क्योंकि जब शू चोंगहाई ने इन आयरन के ज़रिए उन पर अटैक किया, उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। वो तो अंदर से पहले से ही टूट चुके थे। ओ विंग, कहते हुए वांगजी ने विंग के मास्क पर हल्के से अपना हाथ घुमाया। अब विंग ने भी वांगजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और तभी कुछ सोचते हुए वो बोला, पर तुम्हारे बाबत ये अलग है, क्योंकि तुम पर इन इम्बैलेंस का अब तक कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। तुम अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो और बस यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं अब तक संभला हुआ हूँ। वरना अगर मुझे ऐसे पता चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, मैं तो पागल ही हो जाता। वैसे देखा जाए तो जब हमारी शादी हुई थी तब भी मैं बहुत डर गया था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे। ऊपर से मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि चाहे होलिजिंग स्पिरिट फॉर्म में ही क्यों ना सही, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। शायद किसी तरह से वो कर्ज तुम पर तब भी असर करेगा। पर ये जानकर मैं बहुत चौंक गया हूँ कि तुम अभी भी बहुत ठीक हो। तुम्हारी ची एनर्जी अभी भी सबसे ज़्यादा ब्राइट है। से भी मैंने ECT में जाने से पहले तुमसे सारी बात कन्विंस कर देने का सोचा भी था,
जब हम अपने कमरे में वापस आ रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी, वांगजी बताया। विंग ने साय किया और कहा, अयो लांसान, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें इतने लंबे समय से सब कुछ पता था। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इस बारे में कैसे अंदाज़ा लगा लिया? तुमने कहा कि तुम तब से जानते थे जब से हमारी शादी हुई है। मतलब एक बात के लिए मान भी चलो कि मेरी हरकतों की वजह से तुम्हें बाद में थोड़ा सा अंदेशा हो जाता, लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी शादी की रात से ही जानते हो। ये कैसे? क्या मैं जान सकता हूँ? तो वांगजी ने कहा, हाँ। उसने अपना हाथ विंग के मांस पर घुमाया, उसके होठों के पास लाकर रोक दिया और कहा, आपके चेहरे पर यहाँ पर एक मोल है, बहुत छोटा सा, जो विंग के चेहरे पर भी है। और हमारे सुहाग रात के वक्त आपका मेकअप छूट गया था और मुझे आपके चेहरे पर उसी जगह पर मोल दिखा, तो मैं समझ गया। विंग इस पर चिल्लाया, बस एक मोल की वजह से? लांझा, तुम सीरियस हो ना? तुम सच में इतनी छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देते हो? तुमने मेरे फॉक्स स्पिरिट के चेहरे का मोल भी देखा। ऊपर से तुम ऐसा जताते थे कि तुम मेरे फॉक्स स्पिरिट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और मेरे मुंह पर मुक्का मारना चाहते हो। तो फिर ये कौन सोच सकता है कि तुमने ये चीज़ सच में नोटिस की भी होगी? अब वांगजी ने पाउट करते हुए कहा, बस ये बात नहीं है, आपके होठों का आकार और दांतों का भी इसमें हाथ है। विंग चिल्लाया, मेरे होठों का आकार? लांझा, ये सच में मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है, तुम मुझे इतना गौर से देखते हो। वांगजी ने तुरंत ही विंग को चुप करा दिया, क्योंकि उसके हाथ अपने कपड़ों पर गए थे। जैसे ही उसने अपने कपड़े खोले, अपने चेस्ट पर बांधा हुआ कपड़ा खोलते ही विंग की बोलती बंद हो गई और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर लग गया। वांगजी तुरंत ही विंग के ऊपर आ गया, अपने आप को प्लेजर करने लगा। विंग के दोनों प्राइड के साथ साथ एक और ख्याल भी उसके अंदर आ गया। उसने कहा, विंग, मेरा एक सवाल है। वो पूरी तरह से नीचे जाते हुए विंग से टच हो गया। विंग ने दादों तले होठों को दबाते हुए कहा, जानर, सच में इस वक्त? वांगजी ने कहा, जवाब दो तो आपका ही फायदा होगा। अब विंग अपने घुटनों पर आ गया। वांगजी ने भी तुरंत विंग को अपने हाथों और पैरों से जकड़ लिया। साथ ही उसने कहा, मुझे इस वक्त आप चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या गगा मेरी दोनों विश एक साथ पूरी नहीं कर सकते? विंग ने कहा, ठीक है लांझा, जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। विंग ने अपना चेहरा वांगजी के कंधे पर रखा, इस बात का ख्याल रखते हुए कि उसके मास्क की वजह से वांगजी को कहीं चोट न लग जाए। वांगजी ने पूछा, मैं ये सोच रहा था कि आपकी फॉक्स स्पिरिट किस तरह से काम करती थी। वांगजी अब अपने हस्बैंड के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो गया। विंग ने पूछा, मतलब तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह से अपने कर्ज को सप्रेस किया, या फिर ये जानना चाहते हो कि किस तरह से मैंने अपना रूप बदला, फिर भी मैं था? क्योंकि मेरे पास दूसरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस मेरा शरीर इस तरह से सिकुड़ जाता था जैसे कि मेरा जन्म ही फॉक्स स्पिरिट के रूप में हुआ हो। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब विंग अपनी कमर ज़ोर से हिलाते हुए वांगजी के सवाल का जवाब देने लगा और वांगजी दांतों तले होठों को दबाते हुए बिना कोई आवाज़ के विंग की बातें समझने की कोशिश करने लगा। विंग ने कहा, अगर कर्ज की बात की जाए तो लांझा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? वो शपथ कोई काम कर सकती है, मतलब वो फॉक्स स्पिरिट की बॉडी शायद मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग थी, इसलिए वो कर्स एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, तब मुझे समझ आया कि ये कोई उसका तोड़ नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए सप्रेस करने से वो ख़त्म नहीं होगा। मैंने तो ये तक सोचा था कि इस कर्स को मैं अपने शरीर से बाहर निकालूंगा और जैसे मैंने येन आयरन को डिस्ट्रॉय किया था वैसे ही इस कर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
और जब तक कि वो मेरे मेरिडियंस में घुला नहीं होगा तब तक उसका मुझ पर असर नहीं होगा। विंग ये कहते हुए अपनी स्पीड को हद से पार कर चुका था। तब वांगजी ने भी अपना सर विंग के सिर पर रख लिया, उसके मास्क पर। साथ ही उसने अपने दोनों हाथों से विंग के एंटलर्स को पकड़ लिया और अपने हस्बैंड के स्पीड से स्पीड मिलाते हुए कहा, मतलब उस टाइगर सील एमुलेट की तरह जो आपने इस सिटी में इस्तेमाल किया था। वांगजी की हरकतों और ताकत से विंग चौंक गया था। उसने कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल उसी तरह से। अब वांगजी ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, मुझसे वादा कीजिए आप अपने आप को और तकलीफ़ नहीं देंगे, आप मेरा इंतज़ार करेंगे ताकि मैं आपकी ठीक से मदद कर सकूं। वैसे वांगजी और विंग ऐसा हमेशा नहीं कर सकते थे। मतलब वांगजी विंग के दोनों प्राइड की डिमांड एक साथ नहीं कर सकता था, पर वो भी क्या करे, वो अपने हस्बैंड को अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखना चाहता था और उसे इस बात की क्रेविंग भी बहुत होती थी। विंग ने कहा, लांझा, अगर मुझे इस कर्ज को मिटाने का कोई तरीका मिल गया और अगर मैं उसे करना चाहता हूँ ताकि ये कर्ज हमारे बच्चे पर हावी ना हो, तो मैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। ओके, आज मैं अपना फैन फिक्शन लाने वाली थी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मुझे ये फैन फिक्शन लाना पड़ा, क्योंकि इसकी हाफ से भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी थी।